नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आज हम लोग पढ़ने वाले सीटीईटी के सीडीपी में सेकेंड चैप्टर। क्या? तो सीटीईटी के सीडीपी में सेकेंड चैप्टर। इससे पहले हम लोग बात कर लिए थे सीटीईटी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, सीडीपी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर की तरफ। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हर एक लाइक कमेंट से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और नया नया वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। चलिए, इन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और बारीकी से एकदम गहन तरीका से अध्ययन करेंगे हम लोग। आइए मिलते हैं बोर्ड पर। तो सीटीईटी में जो है 23 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 23 चैप्टर है। और सेकेंड चैप्टर का नाम है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास का सिद्धांत के बारे में इसमें बताया गया है कि कितने सिद्धांत हैं, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट सिद्धांत के ऊपर, फर्स्ट सिद्धांत में आ जाएगा आपको निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब लगातार, लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब बालक जन्म लेता है माँ के गर्भ से ही ये स्टार्ट हो जाता है। कब से? माँ के गर्भ से विकास स्टार्ट हो जाता है और जब तक मर नहीं जाता इंसान तब तक कुछ न कुछ एक दूसरे से, अपने वातावरण से, अपने समाज से, अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने परिवार से सीखता रहता है। तो ये हो गया निरंतरता का सिद्धांत। इसका डिफिनीशन नहीं लिखे हैं तो ये तो आप लोग जान जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा में आ जाएगा विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या? तो विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास की दिशा का सिद्धांत क्या? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसका जो है, इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन? तो विकास की दिशा का सिद्धांत पहला हो गया मस्काधोमुखी। क्या? तो मस्काधोमुखी। और दूसरा हो जाएगा दूरभिमुखी। दूरभिमुखी क्या हो जाएगा? दूसरा दूरभिमुखी, जिसका दूसरा नाम है समीप दूरस्थ। जिसका दूसरा नाम है समीप दूरस्थ। इसका मस्काधिमुखी का नाम है आपका शिरोपदाधिमुखी भी नाम होता है इसका। शिरोपदाधिमुखी। तो हिंदी में क्या होता है ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हिंदी में क्या होता है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग जो है इंग्लिश में इसको याद कर लेंगे ताकि हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। इसको इंग्लिश में इसको इंग्लिश में सेफेलोकोडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेफेलोकोडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल मीन्स मस्काधिमुखी या शिरोपदाधिमुखी। क्या होता है? सेफेलोकोडल मीन्स मस्काधिमुखी या शिरोपदाधिमुखी। उसके बाद बात करेंगे दूसरा दूरभिमुखी या समीप दूरस्थ, जिसे बोलते हैं समीप दूरस्थ या दूरभिमुख। दूरभिमुख या दूरभिमुखी भी बोल सकते हैं। इसको जो है नजदीक से दूर की ओर, नजदीक से क्या होता है? नजदीक से दूर की ओर बोला जाता है। नजदीक से दूर की ओर इसको प्रोक्सीमोडिस्टल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोक्सीमोडिस्टल भी बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग इंग्लिश में याद कर लेंगे ताकि जो है याद करने में दिक्कत ना हो। इसमें क्या होता है ना, हिंदी में एक का ही अलग अलग नाम रहता है। एक का ही क्या होता है तो अलग अलग नाम होता है। तो इसको इंग्लिश में याद कर लीजिएगा आप लोग ताकि दिक्कत ना हो। तो अब बात करेंगे हम कि शिरोपदाधिमुखी किसे कहते हैं और मस्काधिमुखी इसी का नाम हो गया। और दूरभिमुख प्रोक्सीमोडिस्टल। क्या? प्रोक्सीमोडिस्टल इसको क्या बोलते हैं तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधिमुखी बोलते हैं या सेफेलिकोडल बोलते हैं। जब हमारी विकास की दिशा सिर से, किससे? तो सिर से पैर की ओर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? शिरोपदाधिमुखी। शिरोपदाधिमुखी मतलब सिर से पैर की ओर। कहां से कहां? सिर से पैर की ओर जाएगा। जब सिर से पैर की ओर जाएगा उसमें छुपा हुआ है, नाम में छुपा हुआ है इसका आंसर। शिरोपदाधिमुखी सिर से पैर की ओर। पदा मतलब पैर, पद मतलब पैर और सिर मतलब सिर तो जानते हैं आप लोग। उसके बाद बात करेंगे जब सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे
मस्काधोमुखी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मस्काधिमुखी या सिरोपदाधिमुखी, सफेलिकोडल भी बोलते हैं, सफेलिकोडल भी बोलते हैं। उसके बाद बात करेंगे और जब हमारे विकास का कर्म और जब हमारे विकास का कर्म क्या होता है, जब मध्य से बीच सेंटर से स्टार्ट होकर और ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, बाहर की तरफ होता है, तो उसे समीप दूरस्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समीप दूरस्थ कहते हैं। जब हमारी विकास सेंटर से शुरू होकर, मध्य से शुरू होकर जब ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, चारों ओर फैलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? समीप दूरस्थ बोलते हैं, प्रोक्सीमो-डिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोक्सीमो-डिस्टल बोलते हैं। उसके बाद बात कर लेंगे परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्या? तो परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है, हर एक आयाम जो है, हर एक सिद्धांत जो आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे जब शरीर का विकास होगा तो मानसिक विकास भी होगा, उसके बाद जो है संवेगात्मक विकास भी होगा, भाषाई विकास भी होगा। तो ये जो है परस्पर संबंध का सिद्धांत ये बताता है कि हर एक सिद्धांत एक दूसरे से अंतर संबंधित है, कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसके बाद बात करेंगे पूर्णबलन का सिद्धांत। पूर्णबलन का सिद्धांत क्या बतलाता है कि पूर्णबलन का सिद्धांत ये बतलाता है कि मतलब किसी आप प्रक्रिया को बार बार दोहरा रहे हैं, इसको बार बार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग पूर्णबलन का सिद्धांत बोलते हैं। यहाँ इसका परिभाषा है, अर्जित प्रेरक पर बल देना। क्या? अर्जित प्रेरक पर बल देना या किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की प्रक्रिया को पूर्णबलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जित प्रेरक पर बल देना और किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराना क्या कहलाता है? तो पूर्णबलन कहलाता है। उसके बाद जो है आंशिक पूर्णबलन पूर्ण पूर्णबलन से बेहतर होता है। क्या होता है? आंशिक पूर्णबलन जो है पूर्ण पूर्णबलन से बेहतर होता है, आंशिक पूर्णबलन। उसके बाद एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहते हैं? जब बच्चा शुरू से खेलना कूदना स्टार्ट करता है तो वो हाथ के साथ पैर भी हिलाता है, डुलाता है, दौड़ता है। जब दौड़ता है तो क्या होता है ना, उसमें धीरे स्टेप बाय स्टेप सारा अंग काम करता रहता है, तो वो हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। मतलब एक एक करके मतलब सभी अंग जो है मिलकर कोई भी काम करता है, तो वही आ जाएगा किसके अंतर्गत? तो एकीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत जो है ये 6ठा नंबर सिद्धांत है। बात करने वाले हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। किस पे? तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो बाल विकास के प्रभावित करने वाले कारक 2 हैं। कौन कौन? 2। तो कौन हो जाएगा? आंतरिक कारक और बाह्य कारक। कौन कौन हो जाएगा? आंतरिक कारक और बाह्य कारक। तो बात करने वाले हम सबसे पहले आंतरिक कारक के ऊपर। आंतरिक कारक में क्या आ जाएगा? आनुवांशिकता आ जाएगा, शारीरिक गुण आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगा, संवेगात्मक कारक आ जाएगा, सामाजिक प्रकृति आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जान लेगा आनुवांशिकता किसे कहते हैं, तो वो 3rd चैप्टर में आता है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दें। आनुवांशिकता उसे कहते हैं जैसे किसी बच्चे के अंदर उनके दादा का, उनके जो है पापा का, उनका मम्मी का गुण आ गया, उसका मतलब बाल, आँख, ये सब उसके हिसाब से उसका फेस जो है उनके दादा का आ गया, उनके पिताजी का आ गया, उनके माताजी का आ गया, उनका कलर जो है आ जाता है बच्चे में, तो ये हो गया आनुवंशिकता। मतलब पूर्वज का गुण किसी के अंदर आ जाना, बच्चों के अंदर आ जाना, यह आनुवंशिकता होता है। उसके बाद बात करेंगे शारीरिक गुण। शारीरिक गुण भी आता है, उसके बाद बुद्धि भी आ जाता है, संवेगात्मक कारक, हाव भाव उसका आ जाता है, यह आंतरिक कारक के अंतर्गत आएगा। उसके बाद बात करेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, तो 2 हैं। पहला आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। ये बाह्य कारक के पार्ट से जाएंगे, तो बाह्य कारक में आएगा जीवन एवं परिवेश। क्या आएगा? जीवन एवं परिवेश। हमारा जीवन कैसा है, परिवेश कैसा है, किसके अनुकूल हम चलते हैं, ये सब आएगा। उसके बाद भौतिक वातावरण, वहाँ का वातावरण कैसा है, आस पड़ोस का वातावरण कैसा है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक आर्थिक स्थिति मतलब उसका परिवार का आर्थिक स्थिति कैसा है, समाज का कैसा है, किस माहौल में रहता है, किस हिसाब का समाज है, तो वो। उसके बाद माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश कब? तो गर्भावस्था के दौरान। कब होता है? गर्भावस्था के दौरान। जब गर्भ में बच्चा रहता है तो उसका माता का जो है स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। उसके बाद जो है परिवेश भी अच्छा रहना चाहिए। जैसा उस समय में परिवार में बोला जाता है, मतलब व्यवहार किया जाता है उनके माता के साथ, तो बच्चा भी उस हिसाब से मतलब वो व्यवहार करना शुरू करता है।
उसके बाद बात करेंगे बुद्धि और विकास की प्रक्रिया में आनुवंशिकता और वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। बुद्धि और विकास की प्रक्रिया जो है, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया, उसमें जो है आनुवंशिकता और वातावरण जो है दोनों का 50-50 का योगदान होता है। कितना कितना, जितना आपको आनुवंशिकता का होगा उतना जो है आपका वातावरण का भी होगा। जैसे आप किसी को ले लीजिए, तो वो जो व्यक्ति रहता है, आप हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, वो पहाड़ी इलाका हो गया। किसी को ले लीजिए साउथ में आप ले लीजिए, तो वो डिपेंड पड़ता है कि वहाँ का वातावरण कैसा है। हिमाचल प्रदेश वाला ज़्यादा गोरा होगा। उसके बाद साउथ में ले लीजिए आप, तेलंगाना ले लीजिए, ये या आंध्र प्रदेश ले लीजिए, वहाँ जो है तापमान, धूप ज़्यादा रहता है, तो उसके कारण उसका जो है रंग काला रहता है आदमियों का, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में। तो ये डिपेंड पड़ता है कि मतलब वातावरण भी डिपेंड पड़ता है। उसके बाद आनुवंशिकता भी डिपेंड पड़ता है कि माता का, पिता का, दादा का मतलब कैसा कलर है, वेशभूषा है। उसके बाद जो है आँख का रंग कैसा है, वो डिपेंड पड़ता है उसके ऊपर। मतलब आपको जो है जितना योगदान आनुवंशिकता का है उतना वातावरण का है। उसके बाद बात करेंगे बुद्धि। बुद्धि के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। बुद्धि जो है, बुद्धि समस्या को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि क्या करती है, समस्या को, हमारे समस्या को सुलझाने में मदद करती है। उसके बाद बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क वितर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। क्या करता है, बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क वितर्क करता है, इमेजिनेशन करता है। उसके बाद जो है थिंकिंग करता है, सोचता है किसी के बारे में। आपके पास अगर बुद्धि नहीं है तो आप कहीं भी किसी भी समस्या में फंस जाएंगे, तो आप सोच नहीं सकते हैं। उसके बाद बुद्धि क्या होता है, बहुआयामी होता है। क्या होता है, बड़े पैमाने पर। बहुआयामी मतलब बड़े पैमाने पर आप सोच सकते हैं, हर एक फील्ड में सोच सकते हैं। बुद्धि क्या होता है, बड़े पैमाने पर होता है, हर एक फील्ड में आप सोच सकते हैं। बुद्धि अस्थायी और परिवर्तनशील होता है। बुद्धि क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। मान के चलिए कि आप अब यहाँ हैं और अभी दूसरे जगह चले गए, तो आप वहाँ का कल्चर देखें, वहाँ का वातावरण देखें, वहाँ का संस्कृति देखें कि कैसा है, तो आप उसके अनुकूल जो है ढालने का प्रयास कीजिएगा, वहाँ का अनुकूल आप बोलने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जो है लगभग छोटा चैप्टर ही था, सेकेंड चैप्टर छोटा ही है, तो इसके बारे में हम लोग जान लिए। तो अब आगे अगले क्लास में जो है मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास कैसा लगा हो उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम नया नया वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।